हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। जो पिछले लेक्चर में हमने टीएमबी का स्ट्रक्चर पढ़ा, वायरस क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टर्स क्या होते हैं पढ़ा। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। ट्रांसमिशन से मतलब होता है वायरस का स्थानांतरण, यानी कि एक प्रकार से वायरस का इन्फेक्शन। एक इन्फेक्टेड प्लांट से दूसरे हेल्थी प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन कैसे हो सकता है। इसको हमने आर्टिफिशियल लेवल पर भी कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल लेवल पर प्रैक्टिकली किस प्रकार इसका ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। वायरस अपने सर्वाइवल के लिए तथा सूटेबल होस्ट की खोज में एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाते हैं, परंतु वह स्वयं गति नहीं करते। इनका संचरण अनेक एक्सटर्नल कैरियर द्वारा होता है। वायरस के संचरण निम्न मेथड्स द्वारा होते हैं। जैसे पहला है ग्राफ्ट ट्रांसमिशन। ग्राफ्ट का मतलब रोपण। रोपण की प्रक्रिया में स्टॉक व स्क्वाइन के परस्पर संपर्क होने पर यदि किसी एक में भी कोई वायरस प्रेजेंट है तो दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे हम कभी रोपण करें, हमारे पास एक स्कंद है, एक कलम है, उन दोनों को हम मिलाकर जब बांधते हैं तो यदि बाई चांस किसी में भी कोई इन्फेक्शन होता है वायरस का तो वो ट्रांसमिट हो जाता है, उनका ट्रांसमिशन हो जाता है। ऐसे ही दूसरा होता है ट्रांसमिशन बाय इंजेक्शन। मैकेनिकल ट्रांसमिशन की ये एक सफल विधि है, एक मतलब बिल्कुल सक्सेस मेथड है। अगर मैकेनिकल ट्रांसमिशन हम देखें, इन्फेक्टेड प्लांट के रस को यानी कि सैप को हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट करने पर वायरस का ट्रांसमिशन हो जाता है। लैब में ये मेथड सामान्य रूप से किया जाता है। यदि हमें कहीं कोई वायरस की स्टडी करनी है, उस वायरस के जो इन्फेक्टेड पोर्शन है प्लांट का, उसका रस निकालकर, सैप निकालकर दूसरे प्लांट में इंजेक्ट कर दें हम, तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा और हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। ट्रांसमिशन बाय फ्रिक्शन एंड रबिंग। खेत में लगे प्लांट्स हवा के कारण एक दूसरे से टकराते हैं, रगड़ते हैं, तो उनकी एपिडर्मिस इंजर्ड हो जाती है और वायरस का ट्रांसमिशन इन इंजरीज द्वारा हो जाता है। अगला है ट्रांसमिशन बाय स्प्रेइंग। इस मेथड में इन्फेक्टेड प्लांट का रस हेल्दी प्लांट्स पर छिड़का जाता है। जैसे हम इन्फेक्टेड प्लांट का रस लेकर इंजेक्ट ना करें तो उसको स्प्रे करके भी हम इन्फेक्शन को कर सकते हैं। जैसे अगला है ट्रांसमिशन बाय अल्टरनेट होस्ट। येलो वेन मोज़ेक वायरस, जो येलो वेन मोज़ेक डिजीज़ के जो वायरस होते हैं, येलो वेन मोज़ेक वायरस, उसका जो ट्रांसमिशन है वो अल्टरनेट या कोलेटरल होस्ट द्वारा होता है। अल्टरनेट या कोलेटरल होस्ट से मतलब ये है कि जब जैसे भिंडी में इन्फेक्शन हुआ और भिंडी की फसल काट ली गई, काटने के बाद जो ऑफ सीज़न होता है, उस ऑफ सीज़न में जब भिंडी अवेलेबल नहीं होती है, वो फर्स्ट होस्ट अवेलेबल नहीं होता, तो उस कंडीशन में वायरस उस जैसे दूसरे प्लांट पर सर्वाइव करता है। उसे हम अल्टरनेट होस्ट या कोलेटरल होस्ट बोलते हैं। अगला है ट्रांसमिशन बाय सॉइल एंड सीड। वह वायरस जिनका इन्फेक्शन नेचुरल अंडरग्राउंड मेथड द्वारा होता है उन्हें सॉइल बॉर्न वायरस कहते हैं। जैसे मोज़ेक वायरस फसलें काटने के बाद मिट्टी में पड़े रहते हैं और अगले वर्ष आने वाली फसलों में को इन्फेक्ट कर देते हैं। जैसी कोई फसल लगाई तो वहाँ पर जो मिट्टी में और जो उसके पुराने सीड हैं, कूड़ा करकट, डेब्रिस है, उसमें पड़े हुए हैं और आके आके जैसे ही फसल का सीज़न आता है वो फसल लगाई जाती है, होस्ट को अवेलेबल होने पर वो इन्फेक्ट करने लगते हैं। ट्रांसमिशन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वायरस डिजीज़ का जो संचरण होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं। जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब सीड की जगह हम और पार्ट जो यूज करते हैं, ट्यूबर है, बल्ब है, राइजोम है, उनके द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन होता है, इसका इन्फेक्शन होता है। ट्रांसमिशन बाय पॉलन ग्रेन्स। यदि स्वस्थ पौधे के प्लांट के फ्लावर का पॉलिनेशन
वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट के पॉलन ग्रेन से हो जाता है, तो उस समय भी जो बीज बनते हैं, जो नेक्स्ट प्लांट बनेगा उन बीजों से वो इन्फेक्टेड होगा, उनमें वायरस का इन्फेक्शन होगा। अगला है ट्रांसमिशन बाय फंजाई। कुछ वायरस का ट्रांसमिशन फंजाई द्वारा होता है, जैसे टोबैको नेक्रोसिस वायरस का ट्रांसमिशन ओल्पिडियम ब्रेसिकी नामक फंजाई द्वारा होता है। ऐसा ही अगला एक ट्रांसमिशन का मेथड है ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट। अनेक प्रकार के इंसेक्ट जैसे वाइट फ्लाई, लीफ हॉपर तथा प्लांट हॉपर व एफिड जो होते हैं वो वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं, वायरस के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। ऐसा ही एक मेथड है ट्रांसमिशन बाय इन्फेस्टेड एग्रीकल्चर टूल्स, कि जो विषाणुग्रस्त कृषि यंत्र होते हैं उनके द्वारा भी इन्फेक्शन होता रहता है। जैसे हम प्लांट्स को काट रहे हैं, छाट रहे हैं, जो कृषि यंत्र यूज कर रहे हैं, उन्हीं कृषि यंत्रों को जब हेल्दी पौधों पर हम यूज करेंगे तो उसका जो इन्फेक्शन होगा वो वहाँ से पहुँच जाएगा। तो इन्फेस्टेड एग्रीकल्चर टूल्स द्वारा भी इन्फेक्शन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार वायरस का ट्रांसमिशन होता है, वायरस किस प्रकार ट्रांसमिट करता है। क्योंकि वायरस होता है, अब हम एक बात करते हैं अगले एक शॉर्ट नोट की। जो वायरस होता है वो न्यूक्लियोकैप्सिड से मिलकर बना होता है, यानी कि उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो डीएनए, आरएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन होते हैं। तो कुछ वायरस और प्रायॉन्स की भी खोज हुई। वायरस मतलब जो इन्फेक्टेड डीएनए है, प्रायॉन्स जो इन्फेक्टेड प्रोटीन, यानी कि ये इनके जो दोनों कंपोनेंट हैं अलग अलग भी इन्फेक्शियस हो सकते हैं और अलग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, अलग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे पहले हम बात करें वायरॉइड्स की। 1971 यानी कि 1971 में टी.ओ. डायनियन ने वायरस से भी सूक्ष्म इन्फेक्शियस एजेंट की खोज की और उन्हें वायरॉइड्स नाम दिया। प्रथम वायरॉइड्स की खोज तब हुई जब आलू के स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ की स्टडी की जा रही थी। इससे पहले ये माना जाता था कि ये इस रोग के कारक वायरस हैं। जो वायरस की स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ है उसके जो कारक माने जाते थे, कॉजल एजेंट, वो माने जाते थे कि वो वायरस हैं। परंतु बाद के अध्ययन से पता चला कि इस रोग के कारक केवल आरएनए के स्ट्रैंड होते हैं, उनमें कुछ भी नहीं होता, केवल आरएनए के स्ट्रैंड होते हैं और इनमें न्यूक्लियो प्रोटीन का आवरण नहीं होता, केवल आरएनए के बने होते हैं, जिनके लिए जो नाम दिया गया वो वायरॉइड्स नाम दिया गया। स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड्स। स्पिंडल डिजीज से इन्फेक्टेड आलू की स्टडी करने पर इसके कारक PSTV यानी कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स में केवल आरएनए के सूक्ष्म स्ट्रैंड पाए गए, जो 250 से 350 न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए थे तथा इनका एटॉमिक वेट 11,500 से 1,030 डाल्टन था। वायरॉइड्स के रेप्लिकेशन के विषय में निम्न हाइपोथेसिस प्रस्तुत की गई। जैसे पहली हाइपोथेसिस है आरएनए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हेल्दी प्लांट्स में रेप्लिकेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो अनेक प्रकार से आरएनए की सिंथेसिस को टेम्पलेट के रूप में स्वीकार करता है। आरएनए से ही आरएनए की सिंथेसिस होती है। दूसरा है डीएनए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। इस हाइपोथेसिस के अनुसार वायरॉइड्स का रेप्लिकेशन डीएनए टेम्पलेट पर होता है, यानी कि डीएनए जो होता है वो उसको डायरेक्ट करता है, उसको कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्ट करता है रेप्लिकेशन के लिए। एक नज़र यदि हम वायरॉइड्स और प्लांट डिजीज़ पर डालें तो जो वायरस के इन्फेक्शन है, वायरॉइड्स और वायरस दोनों सेम होते हैं। वायरॉइड्स के इन्फेक्शन परमानेंट होते हैं, अर्थात इन्फेक्टेड प्लांट के
वायरॉइड्स इन्फेक्टेड प्लांट को वायरॉइड से मुक्त करना मुश्किल है, क्योंकि उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो परमानेंट है, जबकि वायरस के जो हैं वो क्यूरेबल है, उसके इफ़ेक्ट परमानेंट नहीं होते हैं। जबकि वायरस डिजीज़ के सिम्टम्स जो हैं वो वायरस डिजीज़ के समान नहीं होते हैं। बस इसमें एक अंतर यही है कि जो वायरस की जो इन्फेक्शन जो होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ऐसे ही अगला इसका एक शॉर्ट नोट बनता है प्रायॉन्स पर। ह्यूमन्स तथा एनिमल में अनेक डिजीज इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल द्वारा होती है। स्टैनले प्रोशनर ने 1982 में इनका नाम प्रायॉन्स रखा, जिससे 1987 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। प्रायॉन्स केवल प्रोटीन के बने होते हैं। प्रायॉन्स का निर्माण करने वाली प्रोटीन को PRP कहते हैं, यानी कि एक तरफ इन्फेक्शियस RNA है तो एक तरफ इन्फेक्शियस प्रोटीन है। साइंटिस्ट का मत है कि PRP नॉर्मल प्रोटीन है, परंतु म्यूटेशन के कारण इसमें फॉल्ट होता है, जिसके कारण ये प्रायॉन्स बनाती है या इन्फेक्शियस हो जाती है। प्रायॉन्स के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण निम्न हैं। नंबर 1, प्रायॉन्स को 90 डिग्री ताप पर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा है, प्रायॉन्स के जो पार्टिकल्स होते हैं रेडिएशन के उपचार से भी प्रभावित नहीं होते, यानी कि रेडियोथेरेपी का उन पर कोई फर्क नहीं होता। DNA अथवा RNA को डिकम्पोज करने वाले एंजाइम्स प्रायॉन्स की एक्टिविटी को प्रभावित नहीं कर पाते, जबकि जो DNA RNA को गला सकते हैं लेकिन प्रायॉन्स को वो नहीं गला सकते, उनको प्रभावित नहीं कर सकते। प्रोटीन को डिसॉल्व करने वाले कारक जैसे फिनॉल है, यूरिया है, से भी प्रायॉन्स की एक्टिविटी प्रभावित नहीं होती, यानी कि उन पर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, प्रायॉन्स का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही अधिक लंबा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जहाँ पर ये अपने आप को ग्रो करते हैं, टाइमिंग एंड एक टेम्परेचर जो उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अतः प्रारंभ में इन्हें स्लो वायरस का नाम दिया गया, इन्हें स्लो वायरस कहा गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रायॉन्स और वायरॉइड्स क्या होते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे बैक्टीरियोफाज। न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए थे तथा इनका एटॉमिक वेट 11,500 से 1,030 डाल्टन था। वायरॉइड्स के रेप्लिकेशन के विषय में निम्न हाइपोथेसिस प्रस्तुत की गई। जैसे पहली हाइपोथेसिस है RNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हेल्दी प्लांट्स में रेप्लिकेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो अनेक प्रकार से RNA की सिंथेसिस को टेम्पलेट के रूप में स्वीकार करता है। RNA से ही RNA की सिंथेसिस होती है। दूसरा है DNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। इस हाइपोथेसिस के अनुसार वायरॉइड्स का रेप्लिकेशन DNA टेम्पलेट पर होता है, यानी कि DNA जो होता है वो उसको डायरेक्ट करता है, उसको कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्ट करता है रेप्लिकेशन के लिए। एक नज़र यदि हम वायरॉइड्स और प्लांट डिजीज़ पर डालें तो जो वायरॉइड्स और जो वायरस के इन्फेक्शन है, वायरॉइड्स और वायरस दोनों सेम होते हैं। वायरॉइड्स के इन्फेक्शन परमानेंट होते हैं, अर्थात इन्फेक्टेड प्लांट को वायरॉइड से मुक्त करना मुश्किल है, क्योंकि उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो परमानेंट है, जबकि वायरस के जो हैं वो क्यूरेबल है, उसके इफ़ेक्ट परमानेंट नहीं होते। जबकि वायरस डिजीज़ के सिम्टम्स जो हैं वो वायरस डिजीज़ के समान नहीं होते हैं। बस इसमें एक अंतर यही है कि जो वायरस की जो इन्फेक्शन जो होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ऐसे ही अगला इसका एक शॉर्ट नोट बनता है प्रायॉन्स पर। ह्यूमन्स तथा एनिमल में अनेक डिजीज इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल द्वारा होती है। स्टैनले प्रोशनर ने
1982 में इनका नाम प्रायून्स रखा, जिससे 1987 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। प्रायून्स केवल प्रोटीन के बने होते हैं। प्रायून्स का निर्माण करने वाली प्रोटीन को PRP कहते हैं, यानी कि एक तरफ इन्फेक्शियस RNA है तो एक तरफ इन्फेक्शियस प्रोटीन है। साइंटिस्ट का मत है कि PRP नॉर्मल प्रोटीन है, परंतु म्यूटेशन के कारण इसमें फोल्ड फॉल्ट होता है, फोल्ड जिसके कारण ये प्रायून्स बनाती है या इन्फेक्शियस हो जाती है। प्रायून्स के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण निम्न हैं। नंबर 1, प्रायून्स को 90 डिग्री ताप पर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा है, प्रायून्स के जो पार्टिकल्स होते हैं रेडिएशन के उपचार से भी प्रभावित नहीं होते, यानी कि रेडियोथेरेपी का उन पर कोई फर्क नहीं होता। DNA अथवा RNA को डिकम्पोज करने वाले एंजाइम्स प्रायून्स की एक्टिविटी को प्रभावित नहीं कर पाते, जबकि जो DNA RNA को गला सकते हैं लेकिन प्रायून्स को वो नहीं गला सकते, उनको प्रभावित नहीं कर सकते। प्रोटीन को डिसॉल्व करने वाले कारक जैसे फिनॉल है, यूरिया है, से भी प्रायून्स की एक्टिविटी प्रभावित नहीं होती, यानी कि उन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, प्रायून्स का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही अधिक लंबा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जहाँ पर ये अपने आप को ग्रो करते हैं, एक टाइमिंग एंड एक टेम्परेचर जो उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अतः प्रारंभ में इन्हें स्लो वायरस का नाम दिया गया है, इन्हें स्लो वायरस कहा गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रायून्स और वायरॉइड्स क्या होते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे बैक्टीरियोफाज।